सभी विद्यार्थियों और मित्रों को नमस्कार। भारतीय इतिहास श्रृंखला के व्याख्यान 40 के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज जिस विषय बिंदु पर हम अपना व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं, उस विषय बिंदु का शीर्षक है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान अर्थात 1757 से 1857 ईस्वी के काल अवधि में बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और उनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं। जैसा कि इस व्याख्यान के शीर्षक से ही विदित है कि ये व्याख्यान हमारे लिए 1757 से 1857 ईस्वी के भारतीय इतिहास के कालक्रम और विभिन्न प्रकार की घटनाक्रम को जानने के लिए अति महत्वपूर्ण व्याख्यान है, जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान अर्थात 1757 से 1857 ईस्वी की अवधि के दौरान कौन कौन व्यक्ति है वो बंगाल के गवर्नर के पद पर रहे, कौन कौन व्यक्ति बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर रहे और भारत के गवर्नर जनरल के पद को किन व्यक्तियों ने सुशोभित किया और इन व्यक्तियों के शासनकाल की कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिनके लिए उन व्यक्तियों को उनके पदों के साथ है वो जाना जाता है। और साथ ही हम ये समझने का प्रयास करेंगे इस व्याख्यान के माध्यम से कि आखिरकार बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल जैसे जो ये अलग अलग जो पदनाम दिए गए हैं, जो अलग अलग पद से की संज्ञा से इनको विभूषित किया गया है, क्या इनमें कोई अंतर था या सिर्फ एक ये औपचारिक नाम परिवर्तन को अलग अलग दर्शाने के लिए इस प्रकार की शब्दावली को गढ़ा गया है। तो आज के व्याख्यान के माध्यम से हम इन सब चीज़ों की पड़ताल है वो करने जा रहे हैं। इस व्याख्यान के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे कि बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल के बारे में अगर हमें अंतर करना हो तो हम किस प्रकार से वो अंतर कर सकते हैं। दूसरे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान बंगाल के गवर्नर के पद पर कौन कौन व्यक्ति है वो गवर्नर के पद पर सुशोभित रहे और उनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी थी। तीसरे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल के पद की शुरुआत है वो कब से होती है और बंगाल के गवर्नर जनरल पद का समापन कब होता है, किस अधिनियम के साथ होता है और इस पद पर बैठने वाले व्यक्ति कौन कौन थे और उनके शासनकाल की कौन कौन सी इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनके कारण से उनके शासनकाल को याद किया जाता है। चौथे बिंदु के अंतर्गत इसी प्रकार से हम बात करेंगे कि भारत के गवर्नर जनरल के पद पर बैठने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे और 1857 ईस्वी की काल अवधि तक गवर्नर जनरल के पद पर किन किन व्यक्तियों ने अपनी सेवाएं दी और उनके शासनकाल की कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं थी। अंत में हम इस व्याख्यान के अंतिम में बात करेंगे परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की। तो आज का हमारा जो व्याख्यान है वो काफ़ी ये एक व्याख्यान की दृष्टि से काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जिसमें सूचनाओं की काफ़ी भरमार होगी, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये व्याख्यान है वो 1757 से 1857 ईस्वी के भारतीय इतिहास के कालक्रम, विभिन्न घटनाक्रमों को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है। इसलिए इस व्याख्यान को हमें पूरी गौर से सुनने की आवश्यकता है और मेरा ये प्रयास है कि 1757 से 1857 ईस्वी के काल अवधि के दौरान जो भी बंगाल के गवर्नर रहे, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर रहे हो या भारत के गवर्नर जनरल के पद पर रहे हो, उन सब घटनाक्रमों के बारे में, उन सब व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने इन पदों को सुशोभित किया, उनके बारे में सिर्फ एक व्याख्यान के माध्यम से ही एक पूरी की पूरी हमारे मस्तिष्क में वो तस्वीर है वो स्थापित हो जाए, वो तस्वीर है वो खिंच जाए, जिसके माध्यम से हम 1757 से 1857 ईस्वी के कालक्रम को आसानी से समझ सकें। तो आज का व्याख्यान उसी दिशा में एक प्रयास है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि एक परिचय बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल के बीच का आखिर अंतर है वो क्या है या हम इसे किस रूप में देखें। जब हम बात करते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल, आप पूरे भारतीय पे जब जिसे आप कहते हैं कि आधुनिक भारत का इतिहास जब पढ़ रहे हैं या अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी हुकूमत का जब भारत में शासन स्थापित हो गया, तो आपने जब भी अक्सर इतिहास की पाठ्य पुस्तकों को पढ़ा होगा तो इन शब्दों के बगैर आप इतिहास का जो आधुनिक भारत का जिसे आप कालखंड कह रहे हैं, हालांकि वो कालखंड कितना दोषपूर्ण है या तार्किक है ये अलग बहस का विषय है, लेकिन एक लोक प्रचलित मान्यता के अनुसार जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी हुकूमत का जो भारत में शासन स्थापित हो गया, तो उनके जो सर्वोच्च प्राधिकार के रूप में, अधिकारियों के रूप में हम जिन शब्दों को अक्सर हमने पढ़ा है उन शब्दों में आते हैं बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। तो हम इन तीन शब्दों के अंतर को हम जब तक पूरी तरह से नहीं समझेंगे तब तक
हम इन तीन जो अलग अलग जो पद नामों से जो व्यक्ति है जिन्होंने अपने समय में सेवाएं दी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर अपना शासन स्थापित करने में, अपनी नीतियों को निर्धारित करने में, हम उनका ठीक प्रकार से मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब सबसे पहले हम समझते हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, ये तीनों एक प्रकार से भिन्न भिन्न शब्दावली है, भिन्न भिन्न पदनाम है। बंगाल के गवर्नर का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो प्रारंभ में अपनी जो राजनीतिक जो सत्ता का जो केंद्र जैसे बनाया था, जहां पर उसने एक प्रकार से किलेबंदी की थी और जिसके माध्यम से वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए अपने अलग अलग व्यापारिक केंद्रों, जिन्हें फैक्ट्री के नाम से जाना जाता था, उनका नियंत्रण करती थी, उनका संचालन कार्य करती थी। तो वो केंद्र था बंगाल। तो बंगाल में जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सबसे बड़ा जो प्राधिकारी बैठता था, जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की रीतियों का निर्धारण करता था भारत में, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था का जो संचालन करता था, सबसे पहले उसे बंगाल के गवर्नर के नाम से जाना गया। 1757 से 1774 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर का पद है वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में प्रशासनिक मामलों के संचालन के लिए ये पद है वो बना रहता है। तो बंगाल के गवर्नर पद की जब भी हम बात करें तो सबसे पहली बार 1757 ईस्वी में बंगाल को आधार बना करके, बंगाल में भी कलकत्ता और फोर्ट विलियम को आधार बना करके अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए फैक्ट्री या व्यापारिक केंद्रों के प्रशासनिक संचालन के लिए, उनकी व्यापारिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक व्यक्ति को गवर्नर के पद पर विराजित किया, गवर्नर के पद की स्थापना की, ताकि वो जो गवर्नर के पद पर बैठने वाला व्यक्ति है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक, व्यापारिक और जो भी आर्थिक नीतियां हैं उनमें एक रूपता स्थापित कर सके और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के उद्देश्यों की पूर्ति है वो भली प्रकार से की जा सके इस एकीकृत केंद्र के माध्यम से। तो बंगाल के गवर्नर के पद का जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सबसे पहले जो सृजन किया गया, उसका उल्लेख जो इतिहास की पुस्तकों में मिलता है वो 1757 ईस्वी में, और बंगाल के गवर्नर का पद 1774 ईस्वी में जाकर के समाप्त हो जाता है। 1757 ईस्वी में सबसे पहले इस गवर्नर के पद पर जिस व्यक्ति को बिठाया गया, जो व्यक्ति बंगाल के गवर्नर के पद को जिसने सुशोभित किया वो थे लॉर्ड क्लाइव। इसकी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। और 1774 ईस्वी में 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जब बंगाल पर 1772 ईस्वी में कंपनी का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हो जाता है और ब्रिटेन की जो राजनीति, घरेलू राजनीति के कारण से ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश सरकार के पर वहाँ के जो प्रभावशाली वर्ग और ब्रिटिश जनता के बढ़ते हुए दबाव के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने के लिए 1773 ईस्वी में एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है और उस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो राजनीति के जो नियंत्रण जो स्थापित कर लिया था भारत में, बंगाल में जो राजनीतिक प्रभुता स्थापित कर ली थी, उसके लिए उस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ये प्रावधान किया गया कि बंगाल के गवर्नर के पद का समापन कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर को अब 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल के पद के नाम से जाना जाएगा। और बंगाल के गवर्नर, अंतिम गवर्नर यानी बंगाल के प्रथम गवर्नर तो लॉर्ड क्लाइव थे और बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे। बंगाल के अंतिम जो गवर्नर थे वो ही बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं, वारेन हेस्टिंग। तो जब भी बंगाल के गवर्नर पद की बात आए तो हमें ये याद रखना होगा कि 1757 से 1774 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के लिए भारत में जो उसका सबसे बड़ा जो प्राधिकारी था वो बंगाल के गवर्नर के नाम से जाना जाता था। हालांकि मद्रास के गवर्नर के पद पर भी नियुक्ति की गई और बाद में बंबई के गवर्नर के पद पर भी नियुक्ति की गई, लेकिन बंगाल के गवर्नर के पद को एक प्रकार से इन सब गवर्नरों पर एक अग्रगामी स्थिति हासिल थी, अर्थात अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय उपमहाद्वीप पर जो अंतिम निर्णय की जब भी कोई बात आती तो उसमें बंगाल के गवर्नर के द्वारा वो निर्णय लिए जाते थे। तो जब हम बात करें कि बंगाल के गवर्नर का पद कब से कब तक रहा तो 1757 से 1774 ईस्वी तक। अंतिम बंगाल के जो गवर्नर थे वो थे वारेन हेस्टिंग। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इस बंगाल के गवर्नर के पद का विलोपन कर दिया जाता है और 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का पद बंगाल के गवर्नर जनरल के पद में तब्दील हो जाता है। तो जब भी हम बात करें कि बंगाल के गवर्नर जनरल के पद की शुरुआत कब से हुई तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार 1774 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल पद
पहली बार है वो प्रचलन में आया, और प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर बैठने वाले व्यक्ति वही थे जो बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग थे। बंगाल के गवर्नर जनरल की जो ये व्यवस्था है 1774 से 1833 ईस्वी तक निर्बाध रूप से जारी रहती है, लेकिन बाद में 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से पहली बार अंग्रेजी जो ब्रिटिश सरकार है वो इस तरह की उद्घोषणा करती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ भारत में अपने राजनीतिक कार्य ही करेगी, और वो जब ब्रिटिश सरकार के एक ट्रस्टी के रूप में, ब्रिटिश सरकार के, इंग्लैंड की सरकार के और ब्रिटिश सम्राट के ट्रस्टी के रूप में भारत के जिन इलाकों पर उसका राजनीतिक नियंत्रण या राजनीतिक प्रभुता स्थापित हो गई है, उन इलाकों पर ब्रिटिश क्राउन के, ब्रिटिश संसद के, ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है वो चलता रहेगा। लेकिन अब बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को चूंकि ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश सरकार के ट्रस्टी के रूप में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को 1833 ईस्वी के बाद भारत की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था का संचालन करना था, इसलिए बंगाल के गवर्नर जनरल का पद का विलोपन कर दिया गया 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा। और ये कहा गया अब एक प्रकार से पूरे भारत को एक अंग्रेजी सत्ता का एक एकीकृत रूप दिखाने के लिए कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाएगा। तो भारत के गवर्नर जनरल का पद 1833 ईस्वी में अस्तित्व में आता है और 1858 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल के पद की ये व्यवस्था है वो जारी रहती है। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के अधीन ये व्यवस्था की गई थी। तो जब भी हम बात करें तो बंगाल का गवर्नर है वो 1757 से 1774 ईस्वी तक अस्तित्व में रहता है। 1774 से 1833 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल का पद अस्तित्व में रहता है, और 1833 से 1858 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल का पद है वो अस्तित्व में रहता है। इसके अलावा अक्सर आपने एक और शब्द से आप भली भांति परिचित होंगे, वो शब्द सुनने में आता है कि रेजिडेंट कौन था। हमने गवर्नर की बात की, हमने गवर्नर जनरल की बात की बंगाल के, और भारत के गवर्नर जनरल की बात की, इसका अंतर हमें समझ आ गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि एक रेजिडेंट नामक एक और अधिकारी था, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि रेजिडेंट वो ब्रिटिश अधिकारी होता था जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, या हम कहें कि या कंपनी की सरकार के द्वारा जो ऐसे राज्यों में नियुक्त किया गया अंग्रेज प्रतिनिधि होता था जिस राज्य ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली हो। अर्थात सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में अनिवार्य रूप से एक अंग्रेज प्रतिनिधि रखा जाता था जो इस बात की देखरेख करता था और इस बात पर बराबर से नजर रखता था कि संबंधित राज्य जिसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सहायक संधि की है, क्या वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों के विपरीत तो जाकर के कोई कार्य नहीं कर रही। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में जो ब्रिटिश प्रतिनिधि होता था उसे ब्रिटिश रेजिडेंट के नाम से जाना जाता था। यही थी वो रेजिडेंट व्यवस्था, और अक्सर उस रेजिडेंट से ये अपेक्षा की जाती थी कि वो संबंधित राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन इन रेजिडेंटों ने एक प्रकार से संबंधित राज्यों की सत्ता का एक प्रकार से अधिग्रहण कर लिया, और ब्रिटेन के हितों की पूर्ति के लिए सहायक संधि स्वीकार करने वाले बहुत सारे देशी रियासतों और स्थानीय शासकों के द्वारा उन रेजिडेंटों के सामने हथियार डाल दिए गए, और रेजिडेंट के द्वारा ही संबंध राज्य की आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप किया गया। और न केवल हस्तक्षेप किया गया अपितु सभी प्रशासनिक प्राधिकारी की नियुक्ति भी इसी रेजिडेंट के द्वारा की जाती थी। तो इस प्रकार ये चार शब्दावली है वो हमें भिन्न भिन्न संदर्भ में देखने को और सुनने को मिलती है इतिहास की किताबों में, जिसकी मैंने बात की। बंगाल के गवर्नर का पद 1757 से 1774 ईस्वी तक रहता है। फिर था बंगाल का गवर्नर जनरल 1774 से 1833, और भारत का गवर्नर जनरल 1833 से 1858। इसके अलावा रेजिडेंट सहायक संधि स्वीकार करने वाले या अंग्रेजों की सर्वोच्चता की दावे को स्वीकार करने वाले संबंधित राज्य में जो ब्रिटिश प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता था उसे रेजिडेंट के नाम से जाना जाता था। अब हम ये बात कर लेते हैं कि बंगाल के गवर्नर के पद पर आखिरकार कौन कौन व्यक्ति है जिन्होंने बंगाल के गवर्नर के पद को सुशोभित किया और उनके शासनकाल की कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं रही। बात करते हैं जब हम बंगाल के गवर्नर की, जैसा कि मैंने कहा कि बंगाल के गवर्नर पद का सृजन 1757 ईस्वी में किया गया और गवर्नर की ये व्यवस्था 1774 ईस्वी तक
जारी रहती है। बंगाल के गवर्नर के पद पर जिस व्यक्ति को सबसे पहले बिठाया गया, जो व्यक्ति बंगाल का गवर्नर बना, वो व्यक्ति थे क्लाइव। क्लाइव 1757 से 1760 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर के पद पर रहते हैं। और क्लाइव के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की एक शुरुआती जो संस्थापना की जो शुरुआत की थी, अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना करने वाले जो प्रारंभिक व्यक्ति थे वो क्लाइव थे। क्लाइव ने उस दिशा में एक पहल की थी। तो क्लाइव 1757 से 1760 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर के पद पर रहते हैं। और उनके शासनकाल को जिस घटना के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है वो है कि प्लासी का युद्ध इनके शासनकाल के दौरान हुआ, जो कि हुआ था 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। और बंगाल ही वो प्रांत था जिसके माध्यम से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राजनीतिक नियंत्रण, अपने राजनीतिक प्रभुता की शुरुआत करके बंगाल की विजय से जो सिलसिला प्रारंभ किया 1856 में अवध के अधिग्रहण के साथ, वो अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बंगाल के गवर्नर के पद पर सबसे पहले बैठने वाले व्यक्ति थे क्लाइव। 1757 से 1760 ईस्वी तक ये अपने प्रथम कार्यकाल में बंगाल के गवर्नर रहते हैं। और इनके समय की जो महत्वपूर्ण घटना थी वो प्लासी का युद्ध इनके शासनकाल में ही हुआ। दूसरे जो गवर्नर थे क्लाइव के जस्ट बजाने, क्लाइव जैसे ही इंग्लैंड लौट गए और उसके बाद में हॉलवेल को 1760 ईस्वी में कुछ समय के लिए बंगाल का गवर्नर बनाया गया। और हॉलवेल के समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो थी बेदारा का युद्ध, जो कि 1760 ईस्वी में हुआ। ये बेदारा का युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ था, जिसमें डचों को निर्णायक पराजय का सामना करना पड़ता है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज के सामने। तो हॉलवेल के बंगाल के गवर्नर के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना थी बेदारा का युद्ध, 1760 ईस्वी में हुआ। इसके अलावा मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब है वो बनाया गया, वो 1760 ईस्वी में, वो भी हॉलवेल के बंगाल के गवर्नर के पद पर रहते हुए किया गया। तीसरे जो गवर्नर थे जो हॉलवेल के बाद में बंगाल के गवर्नर बने वो थे वेंसी टार्ट। वेंसी टार्ट 1760 से 1765 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर के पद पर रहते हैं। और इनके जो गवर्नर के पद पर रहने के दौरान ही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बक्सर का युद्ध किया 3 भारतीय शक्तियों के खिलाफ, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। ये बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के जो मुगल बादशाह जो शाह आलम थे, उनकी संयुक्त भारतीय फौज का अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज के साथ में मुकाबला होता है, जिसमें अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्णायक जीत मिलती है। तो वेंसी टार्ट के बंगाल के गवर्नर के पद पर रहते हुए बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में। बाद में 1764 ईस्वी के जब बक्सर का युद्ध हो गया और उसके बाद में भारत की जो 3 शक्तियों को जो पराजित किया गया था, उन शक्तियों के साथ में समझौते और संधि की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सबसे काबिल अफसर, अपने सबसे काबिल अधिकारी क्लाइव को भारत में भेजा एक दूसरे कार्यकाल के लिए गवर्नर बना करके। तो क्लाइव 1765 से और 1767 ईस्वी में बंगाल के दूसरी बार गवर्नर बनकर के भारत में आते हैं। और इनके समय में 2 इलाहाबाद की संधियां की जाती है और बंगाल में द्वैत शासन की जो व्यवस्था को जो लागू करने का श्रेय दिया जाता है वो भी क्लाइव को दिया जाता है। क्लाइव के बाद में वेरलेस्ट 1767 से 1769 ईस्वी तक वो बंगाल के नवाब है, वो बंगाल के गवर्नर के पद पर बैठते हैं। इसके शासनकाल में ऐसी कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई और बंगाल में द्वैत शासन की जो व्यवस्था है वो निरंतर जारी रहती है। इसके बाद में कॉर्टियर 1769 से 1772 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर बने और बंगाल का जो भयंकर जो अकाल था, जिसमें बंगाल की 1/3 आबादी है उसको अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा, वो बंगाल का भीषण अकाल है। वो कॉर्टियर जब बंगाल के गवर्नर थे तो उनके काल में ये बंगाल का अकाल पड़ा 1769 और 1770 ईस्वी में। अंतिम तौर पर जो बंगाल के जो गवर्नर थे वो थे वारेन हेस्टिंग, जो 1772 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर बनकर के आते हैं और 1774 ईस्वी तक इस पद पर रहते हैं। बंगाल में इनके शासनकाल को बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था की समाप्ति के लिए जाना जाता है। बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण और प्रत्यक्ष राजनीतिक सत्ता की शुरुआत इसी वारेन हेस्टिंग के समय में हुई और रेगुलेटिंग एक्ट भी इनके समय में ही पारित किया गया। तो ये वारेन हेस्टिंग थे जो बंगाल के अंतिम गवर्नर थे और बाद में जब 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आ गया तो बंगाल के गवर्नर पद का विलोपन करके उसके स्थान पर बंगाल के गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया और इस गवर्नर जनरल के पद पर बैठने वाले
प्रथम व्यक्ति भी थे, वो थे वारेन हेस्टिंग ही थे। तो हमने ये देखा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर क्लाइव से लेकर के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे। गवर्नर की ये जो व्यवस्था है वो 1757 से 1774 ईस्वी तक रहती है। अब हम बात कर लेते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल के जो पद का जो अस्तित्व है वो 1774 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक रहता है। और जैसा कि हमने चर्चा की कि जब 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट को बनाया गया तो उसमें यही प्रावधान किया गया कि बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल के गवर्नर जनरल के पद के नाम से जाना जाएगा। और वारेन हेस्टिंग वो प्रथम व्यक्ति थे जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने, और वारेन हेस्टिंग ही वो व्यक्ति थे जो बंगाल के अंतिम गवर्नर भी थे। तो वारेन हेस्टिंग 1774 से 1785 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर रहते हैं। वारेन हेस्टिंग के शासनकाल को कौन कौन सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई जिनकी हम चर्चा कर लेते हैं। 1774 ईस्वी में 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना वारेन हेस्टिंग के समय में ही हुई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है 1775 से 1782 ईस्वी में, यह भी वारेन हेस्टिंग के समय में ही हुआ। और 1782 ईस्वी की जो सालबाई की संधि, जिसके तहत 20 वर्षों के लिए अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो युद्ध विराम हुआ था, उस सालबाई की संधि है वो 1782 ईस्वी में, वो भी वारेन हेस्टिंग के समय पर ही होती है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी, ये भी वारेन हेस्टिंग के समय पर ही होता है। 1781 ईस्वी का अधिनियम, जिसके तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय और वारेन हेस्टिंग की जो काउंसिल थी, जो सह परिषद गवर्नर जनरल की काउंसिल है, उसके अधिकार क्षेत्रों का स्पष्ट है वो बंटवारा किया गया। तो 1781 ईस्वी का अधिनियम भी इसके समय में ही पास हुआ। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट भी इसके समय में ही पास हुआ। और वारेन हेस्टिंग के समय में ही पिट्स इंडिया एक्ट लागू हुआ 1784 ईस्वी में, जिसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था है वो अस्तित्व में आई। अर्थात भारत पर एक दोहरे शासन की व्यवस्था की शुरुआत, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में दोहरे शासन व्यवस्था की शुरुआत है वो पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से की गई। और ये पिट्स इंडिया एक्ट है वो वारेन हेस्टिंग के समय में आता है 1784 ईस्वी में। 1774 ईस्वी का रोहिल्ला युद्ध है उसके, वो भी वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ। इसके अलावा बनारस के राजा चैत सिंह के साथ जो विवादास्पद संबंध थे, वो बनारस के राजा चैत सिंह के साथ विवादास्पद संबंधों के लिए भी वारेन हेस्टिंग को याद किया जाता है। और इसके कारण से वारेन हेस्टिंग को काफी दिक्कतों का और परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा नंद कुमार को एक झूठे अभियोग में फंसा करके फांसी देने का कलंक भी वो भी वारेन हेस्टिंग के ही नाम पर है। अवध की बेगमों से ज्यादा पैसा वसूल करने के लिए जो बदसलूकी की, जो ज्यादती की गई, वो भी वारेन हेस्टिंग के एक चरित्र पर बहुत बड़ा कलंक है। और इस अवध की बेगमों के साथ जो ज्यादती की गई, नंद कुमार को जो फांसी दी गई, इसके कारण से 1785 ईस्वी में जब वारेन हेस्टिंग जब लंदन लौटे तो उनके खिलाफ एक महाभियोग भी चलाया गया। ये अलग बात है कि बाद में उनको सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया, लेकिन वारेन हेस्टिंग के ये कुछ 2-3 प्रकरण थे, नंद कुमार की फांसी और चैत सिंह के साथ में विवाद, अवध की बेगमों के साथ ज्यादती, ये कुछ ऐसे विवाद थे जिन्होंने वारेन हेस्टिंग के जो भारत में जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल में जो प्रारंभिक प्रशासन को स्थापित करने में के लिए उनको जाना जाता है, उस पर एक बहुत बड़ा जो कलंक है, एक बहुत बड़ा धब्बा है, वो वारेन हेस्टिंग के चरित्र पर लगाया। ये कुछ 3-4 घटनाओं ने। इसके अलावा हम बात करें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव है वो भी वारेन हेस्टिंग के समय में रखी गई। कलकत्ता मदरसा 1781 ईस्वी में, ये भी वारेन हेस्टिंग के समय में अस्तित्व में आया। और कलकत्ता को जो बंगाल की राजधानी घोषित किया गया वो भी वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया। वारेन हेस्टिंग के समय में ही ये घटना घटित हुई। तो वारेन हेस्टिंग के समय में ये कुछ ऐतिहासिक और प्रसिद्ध घटनाएं हैं जो हुई हैं, जिनको हमें याद रखने की आवश्यकता है। वारेन हेस्टिंग 1785 ईस्वी में वो बंगाल के गवर्नर जनरल के पद से विदा होकर के वापस लंदन लौट जाते हैं। और वारेन हेस्टिंग के तत्काल बाद में किसी स्थायी गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर किसी व्यक्ति को स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जाता, अपितु उनके एक रिप्लेसी के रूप में, उनके एक कार्यवाहक के रूप में उसके तुरंत बाद सर जॉन मैकफर्सन 1785 से और 1786 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल के पद के दायित्व का निर्वहन करता है। उनके शासनकाल की कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाक्रम नहीं है जिसके कारण से उनको याद किया जाए। तीसरे नंबर के जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको लॉर्ड कॉर्नवालिस, जैसा कि आप सभी लोग परिचित हैं, 1786 से और 1793 ईस्वी तक वो बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के लिए उनके शासनकाल को याद किया जाता है। 1790-92 ईस्वी में ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। और श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई और टीपू सुल्तान के साथ 1792 ईस्वी में, ये भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही हुई।
कॉर्नवालिस कोड है 1793 में, इसी लॉर्ड कॉर्नवालिस से जुड़ा हुआ है। स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था 1793 ईस्वी में लागू की गई बंगाल में, भू राजस्व बंदोबस्त की, यह भी लॉर्ड कॉर्नवालिस की देन थी और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था है वो लागू की गई। प्रशासन के आंग्लीकरण की नीति का जो समर्थक था, प्रशासन के यूरोपीयकरण की नीति का जो जन्मदाता था भारत में, जिस बंगाल के गवर्नर जनरल को माना जाता है वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। सिविल सेवा के जन्मदाता, सिविल सेवा के पिता की जो शुरुआत है, पिता जिसे माना जाता है वो माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगाने का काम है इसी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की 1805 ईस्वी में गाजीपुर में मृत्यु हो जाती है, जब वो 1805 ईस्वी में कुछ समय के लिए पुणे भारत बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर के आते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय की ये कुछ घटनाएं हैं जो जिन्होंने, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रशासन के आंग्लीकरण की नीति का है जोर शोर से समर्थन किया। और प्रशासन के आंग्लीकरण को, प्रशासन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को आंग्लीकृत रूप देने का एक बहुत बड़ा श्रेय है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस की नीतियों को जाता है। अब हम इसके बाद के लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद में जो व्यक्ति बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया वो थे सर जॉन सॉर, यानी 1793 से और 1798 ईस्वी तक वो बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर रहते हैं। इनके समय की जो महत्वपूर्ण घटना थी वो थी 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ये 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम वही था जिसमें ब्रिटिश संसद ने जब इस चार्टर अधिनियम को बनाया तो उन्होंने ये कहा कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत के संदर्भ में जो भी नीतियां होंगी उन नीतियों को इस प्रकार से बनाया जाएगा ताकि ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के संदर्भ में कोई खतरा उत्पन्न नहीं हो। ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की सर्वोत्तम पूर्ति है वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय प्रशासन के माध्यम से होनी चाहिए। और 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम है इसी सर जॉन सॉर के समय में बनाया गया। इसके अलावा खरदा की लड़ाई, जो कि निजाम और मराठों के बीच में जो खरदा या खुर्दा की लड़ाई जिसे जाना जाता है, 1795 ईस्वी में इसी सर जॉन सॉर के समय में हुई। अवध के उत्तराधिकारी विवाद में हस्तक्षेप है वो किया सर जॉन सॉर ने। इसके अलावा इलाहाबाद का कंपनी के साम्राज्य में जो विलय किया वो भी सर जॉन सॉर के समय में ही किया गया। सर जॉन सॉर के बाद में जो बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर आए वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। 1798 से 1805 ईस्वी तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर रहते हैं। और सहायक संधि की नीति को व्यावहारिक तौर पर एक सिद्धांत, एक प्रारूप बना करके लागू करने वाले जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। और चतुर्थ मैसूर युद्ध भी इनके समय में होता है 1799 ईस्वी में। सूरत एवं कर्नाटक का प्रशासन है वो प्रत्यक्ष रूप से अधिग्रहित कर लिया जाता है इसी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। सूरत का प्रशासन 1800 में और कर्नाटक का 1801 ईस्वी में अधिग्रहण जो किया गया वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया। इसके अलावा पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ जो बसिन की संधि की गई, बसिन की सहायक संधि की गई लॉर्ड वेलेस्ली ने, वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1802 ईस्वी में की जाती है। तो बसिन की संधि किस बंगाल के गवर्नर जनरल के काल में की गई, तो वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। और लॉर्ड वेलेस्ली के काल में ब्रिटिश सत्ता का तेजी से प्रसार हुआ और बहुत सारे देसी रियासतों के शासकों को एक प्रकार से सहायक संधि का जाल फैला करके उनको अंग्रेजी प्रभुता, अंग्रेजी जैसे कि सर्वोच्चता के सिद्धांत को मानने के लिए मजबूर कर दिया गया। इसके बाद में अगर हम बात करें कि लॉर्ड वेलेस्ली की जिस तरह से वो आक्रामक नीतियां चल रही थी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों को क्षति पहुंच रही थी, तो लॉर्ड वेलेस्ली को जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स है उसके द्वारा वापस है वो लॉर्ड वेलेस्ली है उसको बुला लिया गया। और जो आक्रामक जो विस्तार की नीति लॉर्ड वेलेस्ली ने अपनाई थी उसके बाद में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह तय किया कि अब भारत के राज्यों के संदर्भ में हस्तक्षेप की नीति का पालन किया जाएगा। और मार्क्वीज कॉर्नवालिस को लॉर्ड वेलेस्ली के स्थान पर भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल बना करके भेजा गया। लेकिन कॉर्नवालिस है अपने थोड़े से 1805 ईस्वी में जब आते हैं तो गाजीपुर में उनकी मृत्यु हो जाती है और वो ज़्यादा समय तक बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर अपने दूसरे कार्यकाल में नहीं रह पाते। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है प्रथम कार्यकाल में 1786 से 1793 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर रहते हैं और दूसरे कार्यकाल में वो 1805 ईस्वी में आते हैं, लेकिन गाजीपुर में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। 1800 कॉर्नवालिस की मृत्यु के बाद में जिस व्यक्ति को बंगाल का गवर्नर जनरल बना करके भेजा जाता है वो थे सर जॉर्ज बोरलो। सर जॉर्ज बोरलो को 1805 ईस्वी में वो बंगाल के गवर्नर जनरल बने और 1807 ईस्वी तक रहते हैं। सर जॉर्ज बोरलो को बंगाल के गवर्नर जनरलों में उन गवर्नर जनरलों में से याद किया जाता है जो कि हस्तक्षेप की नीति का प्रबल समर्थक था और कंपनी के लंदन में बैठे हुए अधिकारियों के द्वारा इस प्रकार का निर्देश भी दिया गया था। और वेल्लूर का जो सिपाही विद्रोह हुआ 1806 ईस्वी में वो सर जॉर्ज बोरलो के समय में ही हुआ था।
अगले जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे सर जॉर्ज बॉलो के बाद, वो थे अर्ल ऑफ मिंटो या लॉर्ड मिंटो प्रथम, जो कि 1807 में बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं और 1813 ईस्वी तक वो भी बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर रहते हैं। और लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में भी कंपनी के द्वारा राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन है वो किया जाता है। और इसके समय की जो महत्वपूर्ण घटना थी जिसके लिए लॉर्ड मिंटो प्रथम को जाना जाता है वो थी अमृतसर की संधि। 1809 ईस्वी में वो अमृतसर की संधि की गई थी रणजीत सिंह के साथ, जिसके साथ ये तय किया गया था कि सतलज नदी है उसको पंजाब यानी रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच की एक सीमा रेखा है उसका निर्धारण कर दिया गया था। और ये कहा गया था कि सतलज नदी के पश्चिम के इलाकों की तरफ है वो रणजीत सिंह अपना क्षेत्रीय प्रसार है वो कर सकता है, लेकिन पूर्व के इलाकों पर उसको इस तरह की अनुमति नहीं होगी। तो अमृतसर की संधि थी जिसके तहत रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक शाश्वत मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए और उन्होंने कहा कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में कोई दखलंदाजी है वो नहीं करेंगे। तो अमृतसर की संधि जिस बंगाल के गवर्नर जनरल के काल में हुई वो थी लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम के बाद में जो व्यक्ति बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर बैठकर के पद पर आते हैं वो थे मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग, जिन्हें उनके लोकप्रिय नाम लॉर्ड हेस्टिंग के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर रहते हैं। देखिए जितने भी गवर्नर जनरल थे उनके नाम के आगे लॉर्ड लगा हुआ है और ये एक प्रकार की एक शाही उपाधि थी जो लॉर्ड एक सम्मान, एक पदवी का सूचक था। तो हम जैसे लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस ऐसे शब्दों का यूज है वो कर रहे हैं। तो लॉर्ड हेस्टिंग हम उसका ओरिजिनल नाम तो मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग था, लेकिन चूंकि वो बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर आए थे इसलिए उन्हें लॉर्ड हेस्टिंग के नाम से जाना गया। 1813 से और 1823 ईस्वी तक ये जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर रहते हैं। देखिए एक और जो बात है वो आपकी याद रखने की ये है कि बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर सबसे लंबे समय तक रहने वाले व्यक्ति थे वो थे वारेन हेस्टिंग, जो कि 11 साल तक बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर रहते हैं। और दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा समय तक बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर रहने वाले व्यक्ति थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग। 1813 से 23 10 साल तक के लिए वो बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर रहते हैं। इनके समय के अगर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की मैं बात करूं तो प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि 1814 से 1816 ईस्वी में हुआ था वो इनके शासनकाल के दौरान हुआ। और प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद में संगोली की संधि हुई 1816 ईस्वी में, वो भी इनके शासनकाल में हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और मराठों का अंतिम रूप से दमन करना, मराठा परिसंघ का समाप्त करना और बंबई प्रेसिडेंसी की जो स्थापना 1818 ईस्वी में की गई वो भी लॉर्ड हेस्टिंग के समय में की गई। इसके अलावा राजपूताना के राज्यों के साथ में जो संधियां की गई, चार्ल्स मेटकाप के जो मार्गपथ की गई वो लॉर्ड हेस्टिंग के एक कुशल कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से वो भारत के राजपूताना के राज्यों के साथ है वो संधि है वो संभव हो सकी। तो 1817 से 1823 ईस्वी के बीच राजपूताना के विभिन्न राज्यों के साथ जो संधियां की गई उन संधियों को अमली जामा पहनाने का श्रेय है वो लॉर्ड हेस्टिंग के जाता है। बंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1818 ईस्वी में हुई। पिंडारियों का जो दमन, पिंडारी एक प्रकार से जो ग्वालियर का जो सिंधिया था और इंदौर के जो होलकर थे उसकी जो लूटपाट में मदद करने वाले अस्थायी लुटेरे थे जिनको कि पूरी तरह से वो ग्वालियर के जो सिंधिया जो मराठा सरदार थे और इंदौर के होलकर उसकी मदद करते थे। तो पिंडारियों का जो दमन है, पिंडारी है वो व्यापारियों को अक्सर लूटा करते थे और उन्होंने मध्य भारत के इलाकों में गंगा यमुना के दोआब के इलाकों में काफ़ी अराजकतापूर्ण स्थिति है वो पैदा कर रखी थी और कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। तो इन पिंडारियों का अंतिम रूप से जो दमन करने का जो काम है वो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में किया गया 1817 से 1819 ईस्वी के बीच में। इसके अलावा अंग्रेजों की जो दूसरी भू राजस्व की जो व्यवस्था थी मद्रास के गवर्नर मुनरो के द्वारा रेतवाड़ी व्यवस्था के नाम से इनके शासनकाल में ही लागू की जाती है। तो ये थे लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। लॉर्ड हेस्टिंग के बाद में जो व्यक्ति है वो केवल एक कार्यवाहक के रूप में जिनको बंगाल के गवर्नर जनरल बना करके भेजा गया था वो थे जॉन एडम्स। जॉन एडम्स को भारत में प्रेस पर कठोर नियंत्रण के लिए जाना जाता है। उसने प्रेस पर एक कठोर सेंसरशिप है वो लागू कर दी, अर्थात उसमें भारतीय जो कोई भी समाचार पत्र निकाले तो उसकी कहाँ से वो समाचार पत्र छप रहा है उसकी पहले से जांच करवानी पड़ती, उसके एक एक शब्द की जांच होती, उसको लाइसेंसिंग लेना पड़ता, उसकी अनुमति के बगैर कोई अखबार नहीं निकाल सकते थे। अर्थात प्रेस का एक तरह से गला घोटने का काम है वो जॉन एडम्स के समय में किया गया और जॉन एडम्स ने भारतीय प्रेस पर एक कठोर नियंत्रण लगाया। तो जॉन एडम्स को भारतीय प्रेस पर
कठोर नियंत्रण लगाने वाले बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में याद किया जाता है। जॉन एडम्स के बाद में लॉर्ड एम हर्स्ट 1823 से 1828 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर के पद पर गवर्नर रूप में भारत में आते हैं। और इसके शासनकाल की जो महत्वपूर्ण घटना थी वो थी प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। 1824 से 1826 ईस्वी में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का जो अंत हुआ वो यंदूब की संधि से हुआ 1826 ईस्वी में। इस यंदूब की संधि के माध्यम से बर्मा में एक प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों के प्रभाव का विस्तार हो गया, अर्थात वहां पर उनको कुछ आर्थिक और व्यापारिक सुविधाएं हैं वो प्राप्त हुई। इसके अलावा भरतपुर का अधिग्रहण जो 1826 ईस्वी में किया गया वो भी लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में ही किया गया। लॉर्ड एमहर्स्ट के बाद में तुरंत बाद में विलियम बटवर्थ बेली को एक बार फिर से कार्यवाहक है वो बंगाल के गवर्नर जनरल बना करके भेजा जाता है। वो कुछ समय के लिए ही बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर रहते हैं। बाद में स्थायी गवर्नर जनरल के रूप में भेजा जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग को 1828 ईस्वी में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग है 1828 से 1833 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं और ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। इनके समय में जो महत्वपूर्ण जो काम हुआ वो था सती प्रथा पर रोक, जो कि 1829 ईस्वी में लगाई गई। उस सती प्रथा को गैर कानूनी जो घोषित किया वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में ही किया गया कानून के माध्यम से। ठगी प्रथा का अंत है वो 1830 ईस्वी में। ये ठगी प्रथा के अंत करने का श्रेय भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग को दिया जाता है। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम भी इसी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में पास किया गया। मैसूर का कंपनी के साम्राज्य में जो विलय हुआ 1831 ईस्वी में, जब मैसूर को एक कुशासन का बहाना बना करके मैसूर राज्य को प्रत्यक्ष कंपनी साम्राज्य में मिला लिया गया। ये काम किए गए विलियम बेंटिंग के समय में। तो विलियम बेंटिंग है वो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, लेकिन 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम जैसे ही पास हो गया तो बंगाल के गवर्नर जनरल के पद का विलोपन करके बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत के गवर्नर जनरल के पद के नाम से जाना जाने लगा। और भारत के गवर्नर जनरल के पद पर बैठने वाले प्रथम व्यक्ति भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही थे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल के पद पर कौन कौन से व्यक्ति है वो बैठे और उनके शासनकाल की कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं थी। भारत के गवर्नर जनरल के पद की शुरुआत है 1833 ईस्वी से मानी जाती है और 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम से इस पद का प्रावधान किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग है वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1833 से 1835 ईस्वी तक ये भारत के गवर्नर जनरल के पद पर रहते हैं और इनके समय में दुर्ग 1834 ईस्वी में एवं मध्य कछार 1834 ईस्वी में कंपनी साम्राज्य में विलय कर लिया गया। प्रथम विधि आयोग जो कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए गठित किया गया था, उसका श्रेय भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल को दिया जाता है। इसके अलावा जो आंग्ल प्राच्य विवाद का जो अंतिम रूप से निराकरण है, जो समाधान किया गया, वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में किया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों से हुआ। इसके अलावा 1835 का अंग्रेजी शिक्षा की नीति पर चलने का जो शिक्षा संबंधी प्रस्ताव है वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में ही आया। रणजीत सिंह के साथ 1838 ईस्वी में निरंतर मित्रता की जो रणजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि की गई 1831 ईस्वी में, वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में ही की गई। लॉर्ड विलियम के द्वारा जो न्यायिक व्यवस्था में जो प्रांतीय अपीलीय और भ्रमणकारी कोर्ट्स की जो व्यवस्था स्थापित की गई थी, उस व्यवस्था को लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर राजस्व आयुक्त है उनकी नियुक्ति की गई। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय को सबसे ज्यादा आंग्ल प्राच्य विवाद के समाधान के लिए जाना जाता है और ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही थे जिनके समय में ये कहा गया कि भारतीयों को भी अंग्रेजों के अधीन सेवाओं करने में धर्म, जाति, लिंग या नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और भारतीय भी योग्यता के आधार पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन है और सरकारी नौकरी पा सकते हैं। लेकिन व्यवहार में कभी उस नीति का पालन नहीं किया गया। लेकिन और 1833 ईस्वी में इसके समय में ही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी प्रकार के व्यापारिक अधिकार है उनको प्रतिबंधित है वो कर दिया गया और कंपनी को सिर्फ एक राजनीतिक सत्ता और राजनीतिक शक्ति के रूप में काम करना था। वो डिक्लेरेशन भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में ही किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बाद में जो दूसरे भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले थे वो थे लॉर्ड मेटकाफ या जिसे सर चार्ल्स मेटकाफ के नाम से भी जाना जाता है। 1835 से और 1836 ईस्वी में 1 साल और कुछ महीनों की अवधि में ही ये
भारत के जो है वो गवर्नर जनरल के पद पर रहते हैं। लेकिन भारतीय प्रेस के प्रति ये उदारवादी सोच वाले व्यक्ति थे और भारतीय प्रेस पर जो 1823 ईस्वी में जॉन एडम्स के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो सेंसरशिप की व्यवस्था लागू कर दी गई थी, उस सेंसरशिप की व्यवस्था को समाप्त करने का जो श्रेय है वो दिया जाता है सर चार्ल्स मेटकाफ को। इसलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी माना जाता है सर चार्ल्स मेटकाफ को। सर चार्ल्स मेटकाफ के बाद में भारत के गवर्नर जनरल के पद पर जो व्यक्ति बैठे वो थे लॉर्ड ऑकलैंड, या जिसे अर्ल ऑफ ऑकलैंड के नाम से भी जाना जाता है। 1836 से 1842 ईस्वी तक ये जो है लॉर्ड ऑकलैंड है वो भारत के गवर्नर जनरल के पद पर रहते हैं। इनके शासनकाल की जो महत्वपूर्ण घटना थी वो थी प्रथम अफगान युद्ध 1838 से 1842 ईस्वी में। रणजीत सिंह की मृत्यु भी इनके शासनकाल में ही 1839 ईस्वी में। तो इनके शासनकाल में प्रथम अफगान युद्ध में उसमें लॉर्ड ऑकलैंड को पराजय का सामना करना पड़ता है। ये इनके शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी। लॉर्ड ऑकलैंड के बाद में जो व्यक्ति भारत का गवर्नर जनरल बनकर के आया वो थे लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844 ईस्वी में, और इनके शासनकाल को सिंध के विलय के लिए जाना जाता है। हालांकि सिंध का विलय है वो सर चार्ल्स नेपियर की कूटनीति के कारण हुआ, लेकिन उसमें पूरा का पूरा जो सहयोग है वो लॉर्ड एलनबरो के द्वारा मिला। इसलिए सिंध का विलय अगर जिस भारत के गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ वो थे लॉर्ड एलनबरो। इसके अलावा ग्वालियर के साथ 1843 ईस्वी में भी एक युद्ध है वो लॉर्ड एलनबरो के समय में होता है। लॉर्ड एलनबरो के बाद में एक कार्यवाहक भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, वो थे विलियम विल्बर फोर्स बर्ड। 1844 ईस्वी में केवल थोड़े समय के लिए ही भारत के गवर्नर जनरल के पद पर बने रहते हैं और उसके बाद में एक स्थायी गवर्नर के रूप में भेजा जाता है, गवर्नर जनरल के पद पर भेजा जाता है सर हेनरी हॉर्डिंग को, जिसे लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम के नाम से भी हम जानते हैं। लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम 1844 से 1848 ईस्वी तक वो बंगाल भारत के गवर्नर जनरल के पद पर रहते हैं। इनके शासनकाल की जो महत्वपूर्ण घटना थी वो थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, जो कि 1845 से 1846 ईस्वी में हुआ, और लाहौर की संधि, जिसकी हम व्यापक चर्चा पूर्ववर्ती व्याख्यान में कर चुके हैं। बालिका हत्या और नरबली प्रथा पर भी रोक है वो लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा लगाई गई। इसके बाद में लॉर्ड हॉर्डिंग के बाद में जो व्यक्ति भारत का गवर्नर जनरल के पद पर आते हैं वो थे लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856। अगर देखा जाए तो लॉर्ड डलहौजी ही वो व्यक्ति थे जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक भारत के गवर्नर जनरल के पद पर रहते हैं, अर्थात 8 साल तक वो गवर्नर जनरल के पद पर रहते हैं। और इनके समय में ही मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा जो राजनीतिक असंतोष को गति दी गई, विभिन्न प्रकार की रियासतों का अधिग्रहण किया गया, गोद निषेध का सिद्धांत लागू किया गया, विभिन्न प्रकार की उपाधि और पेंशन है उनको बंद की गई, वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और लॉर्ड डलहौजी ने जिस प्रकार के राजनीतिक विस्तार की नीति अपनाई, जिस प्रकार की कूटनीति का सहारा लिया, और वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तारित करना चाहता था, नाम मात्र की प्रभुता, नाम मात्र की सर्वोच्चता स्वीकार करने वाले राज्यों के अस्तित्व को पूरी तरह से मिटा देना चाहता था। उसके नीतियों के कारण से ही उसकी जो नीतियाँ थी, उसकी जो राजनीतिक जो पॉलिसियाँ थी, जो आर्थिक शोषण की जो नीतियाँ थी, उन्होंने काफ़ी हद तक 1857 के एक व्यापक जन विद्रोह के लिए एक पृष्ठभूमि, एक आधार है वो तैयार कर दिया था। तो लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल के पद पर रहते हैं। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1848 से और 1849 ईस्वी में हुआ, वो इनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना है। पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय कर लिया गया 1849 ईस्वी में। इसके अलावा निचले बर्मा और पेगु का अधिग्रहण भी 1852 ईस्वी में, वो भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया जाता है। व्यक्तिगत के सिद्धांत का शुभारंभ किया गया और विभिन्न प्रकार के जो देशी रियासतें थे और क्षेत्रीय राज्य थे जिन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी कुछ संधि और शर्तों के तहत से, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत के सिद्धांत का सहारा लेकर के उन राज्यों की स्वतंत्रता और स्वायत्ता पर आघात किया। वुड डिस्पैच, जिसे शिक्षा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है, वो भी लॉर्ड डलहौजी के समय में ही आया 1854 ईस्वी में। इसके अलावा रेलवे माइन्यूट 1853 ईस्वी में रेलवे पर एक स्मरण पत्र है वो लॉर्ड डलहौजी के समय में जारी किया गया। बम्बई और ठाणे के बीच की जो प्रथम रेल चली वो भी लॉर्ड डलहौजी के समय में ही चली 1853 ईस्वी में। इसके अलावा टेलीग्राफ और डाक सेवा की शुरुआत के लिए भी लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है। गंग नहर को जो खोला गया सिंचाई के लिए 1854 ईस्वी में, वो भी लॉर्ड डलहौजी के समय में ही खोला गया। प्रांतों में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना यानी PWD डिपार्टमेंट की स्थापना, जिसे लोक निर्माण विभाग के नाम से जानते हैं,
उसकी स्थापना का श्रेय भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल को ही दिया जाता है। विधवा पुनर्विवाह जो कानून बना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जो बंगाल के समाज सुधारक थे, एक थिंकर थे, एक बहुत बड़े ह्यूमनिज्म थे, एक मानववादी व्यक्ति थे, उनके जो स्त्री के जागरण के लिए, स्त्रियों की दशा में सुधार करने के लिए जो पहल की गई, उस पहल से प्रभावित होकर के विधवा पुनर्विवाह कानून है वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू किया गया 1856 ईस्वी में। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल की ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिनके कारण से लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल को याद किया जाता है। इसके अलावा अवध का जिस प्रकार से अधिग्रहण किया गया वो भी लॉर्ड डलहौजी की एक कहते हैं साम्राज्यवादी भूख को दर्शाता है। अवध का अधिग्रहण भी इसके समय में ही किया गया। इसके अलावा लॉर्ड कैनिंग वो व्यक्ति थे जो कि भारत के गवर्नर जनरल के पद पर बैठने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 1856 ईस्वी में वो इस पद पर बैठते हैं और 1858 ईस्वी तक वो भारत के गवर्नर जनरल के पद पर रहते हैं। इन्हीं के समय में 1857 का विद्रोह हुआ और इन्हीं के समय में 1857 ईस्वी में कलकत्ता, बंबई, मद्रास में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। इसके अलावा लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम है वो पारित किया गया, जिसके तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता का औपचारिक रूप से समापन हो गया और क्राउन ने भारत की सत्ता का अधिग्रहण है वो कर लिया गया। 1858 का जो अधिनियम है वो इनके समय में ही पारित किया गया। वो व्यक्ति थे लॉर्ड कैनिंग। तो इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग ही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 का विद्रोह हुआ और 1858 का जो अधिनियम है वो भी लॉर्ड कैनिंग के समय में ही पास किया गया। और 1858 के इस अधिनियम में जब ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता है, भारत की जो सत्ता है वो क्राउन के मार्फत हो जाती है, क्राउन के द्वारा उस सत्ता का अधिग्रहण कर लिया जाता है प्रत्यक्ष रूप से, तब भारत का जो गवर्नर जनरल था वो चूंकि अब क्राउन की सत्ता का प्रत्यक्ष अधिकार है वो भारत के राजनीतिक स्थिति पर हो जाता है, तो भारत का गवर्नर जनरल के पद को अब वायसराय के नाम से जाने लगा। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और 1858 के अधिनियम के अनुसार वो भारत के प्रथम वायसराय भी बने। भारत के वायसराय के पद पर कौन कौन से व्यक्ति रहे उनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, एक अलग व्याख्यान में चर्चा करेंगे। तो आज हमने इस व्याख्यान के माध्यम से ये देखा कि बंगाल के गवर्नर के पद की शुरुआत कब हुई, उसके पद पर बैठने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, अंतिम व्यक्ति कौन थे। इसके अलावा हमने बंगाल के गवर्नर जनरल के पद का किस एक्ट के माध्यम से उसका आविर्भाव हुआ, उसका अस्तित्व कब से कब तक के रहा, कौन व्यक्ति प्रथम था, कौन व्यक्ति अंतिम था। इसी प्रकार से भारत के गवर्नर जनरल के पद पर बैठने वाले व्यक्ति और उनके शासनकाल से संबंधित घटनाओं की हमने पूरे घटनाक्रम को समझने का प्रयास है वो किया है एक इंफॉर्मेटिव पैटर्न के आधार पर। परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, काफी सारे क्वेश्चंस है। अगर इस व्याख्यान को हम अच्छे से तैयार कर लें तो 1757 से 1857 ईस्वी के भारतीय इतिहास का काफी कुछ कालखंड है वो फैक्चुअल बेस पर आपका तैयार है वो हो सकता है। इसी के साथ आज का हमारा ये व्याख्यान है यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर एक नए व्याख्यान के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।